जय हिंद साथियों। मैं अमन आपके अपने चैनल टारगेट विद सम्राट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस को, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे रासायनिक विज्ञान। तो उसमें का पहला अध्याय जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो पहला अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके बारे में हम अध्याय फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट में हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं क्या है इसमें। तो पहला देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, नए नए गुणों वाले अलग अलग तत्वों को मिलाते हैं तो एक उसमें परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है। तो इसी के बारे में इस लाइन में कहा गया है। अगला चलते हैं, इसमें क्या कहा गया, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो दो तत्व होंगे, जैसे मान लिया जल हो गया, HCl हो गया, जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो जो जल है और HCl है तो ये अभिकारक कहलाएंगे। अगला पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। आगे उदाहरण देख लेते हैं। क्या है उदाहरण? भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना। तो ये पहला जो पॉइंट है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन हमारे शरीर में जब होता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमारे स्टोमक में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसी चीज़ का ये उदाहरण दिया हुआ है। श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, ऑक्सीजन के साथ और भी अन्य गैसें जाती हैं, फिर हमारे लंग्स में इसका क्षमता है, ये हमारा ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है और सभी जो अनावश्यक चीज़ें हैं जैसे CO हो गया, H2 CO2 हो गया, ये सभी चीज़ें बाहर निकलकर हमारे श्वसन क्रिया के बाद जब गैस हमारे मुंह से निकल जाती है तो इसके द्वारा ये सब बाहर आ जाते हैं। अगला पॉइंट है लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगता है तो इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। मैग्नीशियम फीते का जलना, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया, और दही बनता है तो उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। इसमें हम प्रेक्षण देखेंगे। क्या है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, उसे ही प्रेक्षण कहते हैं। तो उसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। आइए अगला देखते हैं क्या पॉइंट है। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जिसको जैसे पढ़ रहा है तो नोट्स बनाता जाए, और जिसे नोट्स की ज़रूरत हो वो कमेंट करे, उसको हम प्रोवाइड करेंगे, और वो स्क्रीनशॉट भी लेता जाए, अगर उसको पढ़ना है तो वो लिखता भी जाए। तो आगे एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। कैसे प्रदर्शित की जाती है? तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक और राइट हैंड साइड उत्पाद। इसमें हमने जिंक मिलाया प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। ये अलग अलग अभिकारक हैं, दोनों अलग अलग अभिकारक हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन इसमें मिलेगा। तो आइए इधर देख सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें जब दोनों की अभिक्रिया की गई तो इसमें उत्पाद के रूप में जिंक सल्फेट प्लस ये H2 हाइड्रोजन बना हुआ है। यही है रासायनिक अभिक्रिया। आइए आगे देखते हैं और क्या चीज़ है। रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र
उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। आगे है, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों वाले जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ये सभी चीज़ें हम नीचे पढ़ेंगे और क्या क्या है। देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। कैसे संतुलित की जाती है रासायनिक अभिक्रिया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया और ये दोनों अभिकारक हैं, जब ये दोनों क्रिया होगी तो जो उत्पाद बनेगा उनके जो तत्व होंगे उनके परमाणु की संख्या समान होती है। आइए देख लेते हैं कैसे। ये चरण पहले के माध्यम से बताया गया है कि F और H2O इनमें जो है तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है जब उत्पाद बन जाएगा। आइए और नीचे देखते हैं क्या है। चरण दूसरे में समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। यह है आयरन Fe, इसमें एक है। अभिकारकों के परमाणु की संख्या LHS लेफ्ट हैंड साइड, उत्पाद के परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उनके परमाणु की संख्या इसमें दर्शाई गई है। तो आयरन जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक में एक अणु है और दूसरी तरफ इधर दो अणु हैं, वो 3 अणु हैं जब उत्पाद बन जाता है। और हाइड्रोजन के अभिकारक में 2 अणु हैं और जब उत्पाद बनता है तो उनमें 2 अभिकारक हो जाते हैं, उत्पाद हो जाते हैं हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन का अभिकारक में LHS में 1 है और इधर 4 हो जाता है। और तीसरे चरण में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। इनको संतुलित करना है कि जैसे Fe इधर 1 है और इधर 3 है, तो इसको भी इधर वाले को जो है इसको भी हमको 3 करना है। और इधर हाइड्रोजन को देखते हैं तो इसमें H2 है और इधर H2 है और O है, H2O जल है, इसमें एक 4 बढ़ा दिया गया। जिससे इसको 4 क्यों यहाँ पर लगाया गया? यहाँ पर 4 इसलिए लगाया गया क्योंकि ऑक्सीजन इधर 4 बन रहे हैं, इसलिए 4 किया गया। और इसको भी और संतुलित करेंगे तो नीचे देखते हैं क्या और संतुलित किया गया। इसमें आप देख सकते हैं Fe3 इधर 3 इसमें गुणा कर दिया गया क्योंकि इधर Fe3 ये बन रहा है। और इसमें तो आपको बता दिया गया कि 4 इसमें क्यों जोड़ा गया, मतलब गुणा किया गया क्योंकि इधर ऑक्सीजन 4 है। अब ये तो संतुलित हो गए, ये और ऑक्सीजन और Fe, ऑक्सीजन और आयरन तो संतुलित हो गए। और देखते हैं कि ये हाइड्रोजन है वो संतुलित है कि नहीं, इसमें भी जितने परमाणु हैं इसमें हैं कि नहीं। तो तभी इसमें देखा गया कि देखिए जैसे कि इसमें जब किया गया हाइड्रोजन 2 हैं, वो हाइड्रोजन 2 हैं और 4 से गुणा कर दिया तो 8 अणु हो गए। और इधर जो है 2 ही है हाइड्रोजन, तो इसमें हम 4 का गुणा इधर कर देंगे तो ये भी संतुलित हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। चरण 5 में दिखाया गया है अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है उसके बारे में लिखना। तो ठोस को हम सॉलिड ठोस को हम सॉलिड कहते हैं। लिक्विड द्रव है,
लिक्विड लिक्विड होता है, और गैस तो आप जानते ही हैं जी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जलीय अभिक्रिया वो विलयन, जलीय विलयन, एक्वा जलीय विलयन, जलीय विलयन होता है। एक्वा जल को ही एक्वा कहते हैं। जहाँ पर आपको एक्वा शब्द आ जाए तो वहाँ पर आप जान जाइएगा कि वहाँ जल के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें देखते हैं क्या है। Fe जो सॉलिड है, आयरन जो है वो सॉलिड होता है, और यहाँ पर जो जल है उसको हम वाष्प के रूप में इसमें अभिक्रिया कराएंगे, वाष्प के रूप में। और यहाँ पर देख लीजिए Fe2O3, यहाँ पर ये सॉलिड बन जाएगा, और जल वो मतलब जल नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस के रूप में वातावरण में मिल जाएगा। छठे चरण की बात कर लेते हैं। कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब तथा उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। देखिए इसमें बारे में, उत्प्रेरक, आप ताप तो जानते होंगे, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे कोई अभिकारक A है, दूसरा अभिकारक B है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो एक C उत्पाद बनाएंगे, एक ही उत्पाद बनेगा। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, जब दोनों मिल जाएंगे तो ये CO2 बन जाएगा, गैस। अगला जो है एग्जाम्पल है जल का निर्माण। H2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये उत्पाद के रूप में जल बन जाएगा। तीसरा उदाहरण है COH2O, बिना बुझा हुआ चूना CaO और जल मिलकर एक उत्पाद बुझा हुआ चूना बनाएंगे, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। इसमें प्राकृतिक गैस का दहन दिखाया गया है। देखते हैं कौन सी गैस है। ये CH4 प्लस H2O दोनों जब मिल जाएंगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा H2O, और ऊष्मा भी निकलेगी इसमें। ये इसमें परिवर्तन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। इसमें ऊष्मा का भी निर्माण होता है। दूसरी देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये देखिए, ये है सूत्र ग्लूकोज का C6H12O6। ये है ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिलेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, प्लस ऊष्मा प्रोड्यूस होगी जो निकल जाएगी हमारे शरीर से। अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कोई एक हम अभिकारक लेंगे, केवल एक, तो उत्पाद के रूप में उसमें दो उत्पाद बनेंगे।
इसके टाइप देख लेते हैं। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट में ऊष्मा जब दी जाएगी तो ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 में बदल जाएगा। SO3 ये 3 उत्पाद बन जाएंगे। देखिए, एक अभिकारक है और इसमें 3 उत्पाद, 2 या 2 से अधिक उत्पाद। दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं, CO3 चूना पत्थर, ये चूना पत्थर का दिखाता है चूना पत्थर को, और ऊष्मा जब दी जाती है तो CaO प्लस CO2 में बदल जाता है। आइए देखते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसके बारे में देख लेते हैं। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण के रूप में इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ये एक मग है, ये एक मग है, इसमें हमने जल मिला दिया, ये जल पानी इसमें भरा हुआ है, और जब इसमें ऊष्मा वियोजन किया जाएगा ये कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है जिसके द्वारा ऊष्मा वियोजन होगा। तो ये कैथोड है और ये एनोड टर्मिनल, यहाँ से ये कैथोड से निकलेगी, ये एनोड से निकलेगी, और यहाँ पर हमने स्विच भी एक लगा रखी है जिसके द्वारा हम इसमें जो है ये जब अभिक्रिया होगी तो इसको रोक भी सकते हैं और शुरू भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। और इसमें एक छोर पर हमने लगा दिया ग्रेफाइट रॉड और दूसरे पर रबर स्टॉपर दूसरे पर नहीं है, दोनों ये ग्रेफाइट रॉड ही हैं। यहाँ पर रबर स्टॉपर लगा दिया, ये क्यों लगाया गया, ये इसलिए लगाया गया क्योंकि ये जल ऊपर भरा हुआ है, अगर हम इसको ऐसे ही लगा देंगे इन ग्रेफाइट रॉड को तो यहाँ से जल जो है लीकेज करने लगेगा, इसके लिए हम रबर स्टॉपर लगाते हैं। और ये जो ग्रेफाइट की जो रॉड है इसको हम एक परख नली के अंदर रखते हैं। देखिए परख नली लगी हुई है, ये पूरी ये इस आकार की परख नली है, परख नली लगी हुई है दोनों ग्रेफाइट रॉड में। और इसमें ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा और यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये आपको दिखाया गया है इसमें ये। और ये प्लास्टिक का मग है, ये देखिए इसमें जल जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाएगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो आइए आप समझ गए होंगे, देखते हैं आगे की अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ही प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, AgCl जब सूर्य के प्रकाश में इसकी क्रिया होगी Ag प्लस Cl बाहर निकल जाएंगे। इसमें Ag क्या है, Ag ये सिल्वर है, Cl क्लोरीन है। ये दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं, इसमें दिया गया है AgBr, इसमें Ag अलग हो जाएगा और Br ब्रोमीन अलग हो जाएगा।
इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी, यहाँ पर आप शब्द के से ही देख सकते, ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा का शोषण करेगी, ऊष्मा को लेगी, उसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ये अभिक्रिया दी हुई है। Fe ये आयरन है प्लस CuSO4, जब दोनों में अभिक्रिया होगी तो FeS4 प्लस Cu ये अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। आइए और नीचे देख लेते हैं, इसको एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। ये आपको प्रयोगशाला में करवाया भी जाएगा, नहीं करवाया जाएगा तो इंटर क्लास में करवाया जाएगा। ये स्टैंड है, ये एक नीचे रखने के लिए एक लकड़ी का होता है, प्लेट टाइप का, और उसी में ये स्टैंड लगा होता है, और इसमें परख नली को स्टेबल रखने के लिए ये एक प्रकार का हैंडल लगाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो रखा गया है, देखिए ये परख नली लगी हुई है, ये परख नली लगी हुई है। इसमें एक धागा यहाँ से बांध कर ये धागा डाला जाता है, और धागे के अंदर बांधा क्या जाता है, ये बड़ी बात है। लोहे की कीलें बांधी जाती हैं, 2 लोहे की कीलें बांधी जाती हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का। एक परखनली होती है, जिसमें एक धागे में 2 कीलें बांधकर अंदर लटका दी जाती हैं, और उसके अंदर एक विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन भर दिया जाता है, और ये धीरे धीरे अपक्षयित होता रहता है आयरन। इसमें कॉपर अलग हो जाता है और आयरन सल्फेट बन जाता है। नीचे देखते हैं क्या है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा के निर्माण के कारण हो जाता है। FeSO4 के निर्माण के कारण उस विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। जिंक है, अगली अभिक्रिया दिखाई गई है, जिंक है प्लस CuSO4, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर बन जाता है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। ये एक टेबल होती है, उसके द्वारा ही इसको पता लगाते हैं कि अधिक क्रियाशील कौन तत्व है और कम क्रियाशील कौन तत्व है। हाई स्कूल में आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इसको समझना कि कौन सी क्रियाशील तत्व है, कौन सी कम क्रियाशील, ये आपको 11th क्लास में बताई जाएंगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को देख लेते हैं, क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आयन प्रदान से होता है। आदान प्रदान से होता है, आयनों के आदान प्रदान से यह अभिक्रिया होती है। 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से। इसमें पहला N2SO2 सोडियम सल्फेट लेते हैं, और दूसरा BaCl2 बेरियम क्लोराइड लेते हैं। जब दोनों ये अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा BaSO4 बेरिक सल्फेट प्लस 2H2 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए
इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब कि Na जो है इसमें सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ मिल जाता है और SO2 जो है ये Ba के साथ मतलब बेरियम के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग उत्पाद बना लेते हैं। अब ये देखते हैं उपचयन एवं अपचयन। ये क्या है? उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन कहते हैं। पहला है C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और 2Cu मतलब कॉपर, यहाँ पर देख लेते हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन मिला के CuO बनाते हैं। और तीसरा है CuO प्लस हाइड्रोजन H2O, इसमें हीट मिलाते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो ये Cu अलग और जल अलग हो जाता है। आइए आगे देख लेते हैं अपचयन क्या है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। और उपचयन में क्या था? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और अपचयन में उसका विपरीत है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है इसमें और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यह अभिक्रिया द्वारा दिखाया गया है। CuO प्लस हाइड्रोजन जब हीट मिलेगी इसमें तो Cu प्लस जल H2O बन जाएगा। ये देखिए, ये अपचयन है, ये अपचयन है। इसमें ये CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन उससे निकल रही है, तो ये अपचयन हो गया। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ह्रास होगा तब ये उपचयन कहलाएगा। इसमें पढ़ लेते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा उपचयन उपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा गलत दिया हुआ है, ये अपचयन है, इसको आप सुधार लीजिएगा। अपचयन है, ये उपचयन है, दोनों हो रहे हैं। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन, इसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं, तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। जैसे देख लेते हैं क्या है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि कोई दरवाज़ा है और उसमें हमने पेंट नहीं किया हुआ, प्राइमर नहीं किया हुआ, वो ऐसे ही लगा दिया गया है, तो उसमें बहुत जल्द ही जंग लग जाती है। तो हमें इससे जंग से बचने के लिए, लोहे की जंग से बचने के लिए, कि लोहे में जंग ना लग पाए, इसके लिए हम पेंट या प्राइमर कर देते हैं। चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है। हरी परत कैसे जमती है? आपके यहाँ कोई बर्तन होगा तो उसमें आप देखिएगा कि कई दिनों तक एक तांबे का बर्तन अगर रखा रहता है तो उसमें देखिएगा कि हरा हरा उसमें कुछ लग जाता है, वो संक्षारण ही है। अगला देख लेते हैं। यश दलेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। जैसे हमने आपको ऊपर ही बता दिया था। विकृति गंधिता,
वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही विकृति गंधिता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सुबह बना हुआ खाना जब उसको शाम को आप जैसे रखा रहता है कि आप खाना चाहते हैं, गर्मियों के दिन में आप ये बहुत देखा होगा कि वो गंध करने लगता है, तो मतलब वो खराब हो जाता है, विकृति गंधिता आ जाती है उसमें, उसे ही विकृति गंधिता कहते हैं। इसको रोकने के लिए उपाय कुछ दिए गए हैं। विकृति गंधिता को रोकने के उपाय: प्रतिऑक्सीकरण का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा ये आप देखते हैं क्या चीज़ है। इसमें हम जैसे कोई पैकेट वाला सामान खरीदने जाते हैं, जैसे कुरकुरे हैं, बिस्किट हैं, तो उसके अंदर जो कुरकुरा आपने देखा होगा फूला फूला रहता है और उसके अंदर जो भरा रहता है वो कम भरा रहता है और फूला फूला ज़्यादा रहता है। तो वो फूला इसलिए रहता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जो हमारे जो खाद्य पदार्थ है, कुरकुरा है, उसको लंबे समय तक संरक्षण करती है उसका, कि वो खराब ना हो। ये इसके बारे में ये है। और शीतलन द्वारा, जैसे आपके घर में फ्रिज होगी, तो आपने फ्रिज में अपना खाना रख दिया तो शाम तक को आप निकालेंगे उसको तो वो ख़राब नहीं होगा। यही चीज़ में दिखाई गई है। तो अब पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।